मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रैनेशा आईएएस में। आज के अखबार में जेएसएससी से कुछ अपडेट्स आए हैं, मैंने सोचा कि आपको शेयर कर दूं। देखिए, पहले न्यूज को पढ़ लेते हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा राज्य में तृतीय और चतुर्थ वर्गीय पदों की बहाली के लिए चयन प्रक्रिया आयोजित की जाती है। सरकार द्वारा भेजी गई अधियाचना के आलोक में आयोग नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करता है। वर्तमान में नियुक्ति प्रक्रिया रुकी हुई है। जैसा कि आप लोग को पता ही है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से एक भी एग्जाम से रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। बताया जाता है कि फरवरी 2021 में कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग की ओर से आयोग को पत्र भेजा गया था। इसके आलोक में आयोग में चल रही नियुक्ति प्रक्रिया और रिजल्ट प्रकाशन आदि कार्यों पर रोक लग गई थी। यह रोक अभी भी बरकरार है। राज्य सरकार के पत्र के कारण आयोग नियुक्ति प्रक्रियाओं में आगे नहीं बढ़ पा रहा है। संयुक्त स्तरीय प्रशिक्षित हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया हो या एएनएम की नियुक्ति प्रक्रिया हो अथवा संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा का मामला हो, ठीक है, यही आपका जो है संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा ही जेएसएससी सीजीएल के रूप में आप जानते हैं। किसी प्रकार की अग्रेतर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। वहीं संबंधित परीक्षाओं के अभ्यर्थी ऊहापोह की स्थिति में हैं। उल्लेखनीय है कि राज्य की नियोजन नीति तृतीय और चतुर्थ वर्गीय स्तरीय पदों के लिए का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। झारखंड हाई कोर्ट की लार्जर बेंच ने 21 सितंबर 2020 को सोनी कुमारी के मामले में फैसला सुनाते हुए नियोजन नीति को रद्द कर दिया था। 21 सितंबर 2020 को 3 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से फैसला देते हुए कहा था कि राज्य सरकार की नियोजन नीति संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन होने के कारण तृतीय और चतुर्थ वर्ग स्तरीय पदों पर नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं। देखिए, तो न्यूज था। चलिए हम लोग अब जेएसएससी सीजीएल पर कुछ विश्लेषण कर लेते हैं इस न्यूज के आधार पर। कि अभी आपने न्यूज में पढ़ा कि फरवरी 2021 में लेटर भेजा गया था कार्मिक के द्वारा। देखिए, चाहे जेपीएससी हो या जेएसएससी हो, इस सारा का सारा झारखंड सरकार के कार्मिक विभाग के अंतर्गत आता है और कार्मिक के द्वारा ही नियमावली तैयार की जाती है और इन आयोगों को भेजी जाती है। इन्हीं नियमावली के अनुरूप आयोगों के द्वारा अलग पदों के लिए विज्ञापन जारी किए जाते हैं और परीक्षाओं का आयोजन होता है और उसके बाद जो भी सफल अभ्यर्थी होते हैं उनकी अनुशंसाएं कार्मिक को ही भेजी जाती हैं, यानी कि झारखंड सरकार को भेजी जाती हैं। और चूंकि कार्मिक के द्वारा ही लेटर देकर रोक लगा दिया गया है, तो सवाल ही नहीं है कि नियुक्ति प्रक्रिया, रिजल्ट की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। और जो कार्मिक के द्वारा लेटर जारी किया गया, इसका एक कारण तो मुझे जो लगता है, पहला कारण कि सुप्रीम कोर्ट में सोनी कुमारी का मामला लंबित है और वह तृतीय और चतुर्थ वर्ग से संबंधित सभी नियुक्तियों को सोनी कुमारी मामले में जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है वह प्रभावित करेगा। दूसरा कारण मुझे यह प्रतीत होता है कि चूंकि उस विवादित नियोजन नीति को, जिसे रघुवर सरकार के द्वारा बनाया गया था, झारखंड की वर्तमान हेमंत सरकार के द्वारा फरवरी में ही वापस ले लिया गया था। यानी कि आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जेएसएससी के द्वारा जितनी भी इधर वैकेंसीज निकाली गई थी 2016 के बाद, वह उसी नियोजन नीति के आधार पर थी जिसे हाई कोर्ट के 3 न्यायाधीशों की बेंच ने अवैध घोषित कर दिया था और उसी नियोजन नीति के आधार पर थी जिसे राज्य सरकार ने वापस ले लिया है और उसी नियोजन नीति के आधार पर है जिस पर फैसला होना है सुप्रीम कोर्ट में। तो इस स्थिति में नियुक्ति प्रक्रिया या रिजल्ट की प्रक्रिया आगे कैसे बढ़ सकती है, ठीक है। जहाँ तक जेएसएससी सीजीएल का बात है, तो झारखंड सरकार के माननीय मंत्री श्री मिथिलेश ठाकुर ने क्लियर एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था, मैंने भी उस इंटरव्यू को सुना था, कि जेएसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम है उसमें हम लोग जो है बाहरी अभ्यर्थियों को नहीं रोक सकते हैं, लेकिन तृतीय और चतुर्थ वर्ग में जो राज्य स्तरीय नहीं है, जिला स्तरीय पद होते हैं, उसके लिए हम लोग एक नई नियोजन नीति बनाने का प्रयास करेंगे जिससे स्थानीय युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। तो वर्तमान परिस्थितियों में आप कह सकते हैं कि जेएसएससी सीजीएल पर अब किसी तरह से बाधा नहीं है। बाधा सिर्फ एक ही है कि वह जब वैकेंसी उसका भरा गया था तो उस नियोजन नीति के आधार पर भरा गया था जो 2016 में रघुवर दास के द्वारा निर्मित किया गया था और वह अवैध घोषित हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है।
चूँकि उसी नियोजन नीति पर जेएसएससी सीजीएल की वैकेंसी आई है, इसलिए सरकार अब किसी भी तरह का जोखिम संभवतः नहीं लेना चाहती और वह सोनी कुमारी के मामले में क्या डिसीजन आता है वह सुन लेना चाहती है। उसके बाद ही सारी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाएगी। जेएसएससी सीजीएल से संबंधित या अन्य कोई भी एग्जाम्स हों जो जेएसएससी में अटके पड़े हुए हैं, उन सभी का भविष्य जो निर्भर है आपका सुप्रीम कोर्ट में चलने वाली सुनवाई और उसके बाद आने वाले फैसले पर। ठीक है, जहाँ तक जेएसएससी सीजीएल का सवाल है तो उसका फॉर्म भरा जा चुका है 1500 सीटों के लिए करीब, और उसकी परीक्षा संबंधी प्रक्रिया अभी नहीं शुरू हुई है। तो केस के फैसले आने के बाद हो सकता है कि फॉर्म ओपन हो, लेकिन अगर नियोजन नीति को वैध सिद्ध भी कर दिया गया तो भी एक संकट खड़ा हो जाएगा, क्योंकि राज्य सरकार खुद, जिस सरकार ने नियोजन नीति बनाया था उस सरकार ने खुद ही नियोजन नीति को वापस ले लिया है। तो दोनों स्थितियों में फैसला कुछ भी आए, नियोजन नीति के पक्ष में आए, विरोध में आए सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन जेएसएससी सीजीएल में फॉर्म एक बार ओपन होने की पूरी संभावना है। इस तरह से आज के समाचार से यह तो क्लियर हो गया कि केवल और केवल नियोजन नीति पर जो सोनी कुमारी का मामला है उसी के कारण यह अटका पड़ा हुआ है, और जैसे ही यह मामला सॉल्व होता है आपकी परीक्षाओं की प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी। इसलिए आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें। कुछ समाचार जेपीएससी से भी आ रहे हैं। हाल ही में झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा छठी जेपीएससी की फाइनल मेरिट लिस्ट को रद्द घोषित कर दिया था और पुनः मेरिट लिस्ट जारी करने के लिए 8 सप्ताह का समय जेपीएससी को दिया गया है। इसी के संदर्भ में कुछ अपडेट्स आ रहे हैं, उसे देख लें आप। चलिए पहले समाचार को पढ़ लिया जाए जो आज के दैनिक जागरण में आए हैं, आप लोग भी पढ़ सकते हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग दोबारा छठी सिविल सेवा परीक्षा में संशोधित मेधा सूची जारी करने के झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश को लागू करता है या अपील में जाता है, यह तो अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन आयोग यदि कोर्ट के आदेश पर संशोधित मेधा सूची जारी करता है तो 100 से 150 अफसरों की नौकरी खतरे में पड़ सकती है। खुद सोच सकते हैं कि कितने गलत लोग इन कर गए थे, लगभग आधे रिजल्ट, है ना। इसलिए झारखंड हाई कोर्ट का यह फैसला बहुत ही प्रशंसनीय है। वहीं इतनी ही संख्या में ऐसे अभ्यर्थियों के भी चयनित होने का मौका मिल सकता है जो सभी अनिवार्य विषयों में अच्छे अंक लाने के बावजूद पहले पत्र में कम अंक लाने के कारण सफल नहीं हो सके थे। इनके साथ अन्याय हुआ था, अब वह अन्याय दूर होगा। अभ्यर्थियों के अंकों के आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है, हालांकि यह पूरी तरह से अभी स्पष्ट तब हो पाएगा जब आयोग क्वालिफाइंग विषयों के अंकों को हटाकर संशोधित मेधा सूची जारी करेगा। जानकारों के अनुसार संशोधित मेधा सूची जारी करने में भी पेंच हो सकता है, क्योंकि इनमें कुछ वैसे अभ्यर्थी भी शामिल हो सकते हैं जो मुख्य परीक्षा में सफल नहीं रहे थे। ठीक है, उदाहरण के रूप में कोई अभ्यर्थी सभी विषयों में पास है लेकिन कट ऑफ मार्क्स में 1 अंक कम रहा होगा तो उसका चयन साक्षात्कार के लिए नहीं हुआ होगा। वहीं कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो 1 या 2 विषय में फेल होंगे लेकिन कुल अंक कट ऑफ मार्क्स से ऊपर है तो उनका चयन ऑफिसर के रूप में हो गया होगा। यदि ऐसा होता है तो संशोधित मेधा सूची में आने वाले कुछ अभ्यर्थियों का साक्षात्कार का भी आयोजन करना पड़ सकता है, जिसके लिए कोर्ट से अनुमति लेनी पड़ेगी। सबसे बड़ी समस्या यह भी है कि आयोग ने अंतिम परिणाम जारी करने के बाद सभी अभ्यर्थियों के प्राप्तांक भी जारी कर दिए हैं। यह सार्वजनिक हो चुका है। ऐसे में साक्षात्कार लेने पर गोपनीयता का मामला उठ सकता है। झारखंड लोक सेवा आयोग के ही एक पूर्व अधिकारी नाम नहीं छापने के शर्त पर कहते हैं यह मामला और भी पेचीदा हो चुका है। देखिए, पेचीदा तो मामला हो चुका है लेकिन इसे बनाने वाले भी कुछ अधिकारीगण ही हैं। ठीक है, इसलिए अब इनको सॉल्व करना भी उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि अयोग्य लोगों को आप ले लेंगे और योग्य लोगों को बाहर रखेंगे, यह स्वीकार नहीं किया जा सकता एक लोकतांत्रिक राज्य में। पूर्व मुख्यमंत्री का बयान भी कुछ आया है। रघुवर दास ने हाईकोर्ट द्वारा छठी जेपीएससी परीक्षा के अंतिम परिणाम के बाद बने लिस्ट को अवैध बताया। इसके बाद के जितने भी स्टेटमेंट्स हैं रघुवर दास के, पूर्व मुख्यमंत्री के, वे मूल रूप से राजनीतिक हैं, उससे हम लोगों को मतलब नहीं है। इन्होंने नियोजन नीति, नियुक्ति वर्ष इत्यादि पर छठी जेपीएससी के नाम पर हेमंत सरकार पर हमला किया है। इसके अलावा रघुवर दास के द्वारा सीबीआई जांच की भी मांग की गई है। हालांकि यह लंबी प्रक्रिया होगी, फटाफट यहाँ पर डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि सीबीआई की जांच तो कई परीक्षाओं पर चल रही है पिछले 15 वर्षों से। ठीक है, यूपी के
कई एग्ज़ाम्स पर भी सीबीआई जांच पिछले 5-6 वर्षों से चल रहे हैं, झारखंड में 15 वर्षों से चल रहे हैं। तो जब परिणाम निकलता ही नहीं है सीबीआई जांच से तो वह कोई सॉल्व नहीं है। और वर्तमान में हाई कोर्ट के द्वारा लंबे समय तक अच्छी तरह से सोचते समझते हुए सभी पक्षों पर विचार करते हुए एक बहुत ही अच्छा निर्णय दिया गया है, जिसे सभी को स्वीकार कर लेना चाहिए। यह राज्य के हित में है, क्योंकि अयोग्य अधिकारियों के माध्यम से आप राज्य को विकास के पथ पर अग्रसर नहीं कर सकते हैं। इसके लिए योग्य अधिकारी चाहिए और अच्छे रिजल्ट आएंगे तो युवा भी प्रेरित होंगे जेपीएससी जैसे एग्ज़ाम देने को, और अच्छे युवा प्रेरित होंगे जो मेरिट से भरपूर हैं। ठीक है, अन्यथा फिर इसी तरह से नियुक्ति होता रहा तो राज्य को कहीं न कहीं से वह फिर प्रभावित करेगा ही। दैनिक जागरण के अलावा अन्य सभी प्रमुख समाचार पत्रों में भी जेपीएससी, छठी जेपीएससी से संबंधित न्यूज आए हैं। उसमें मैं प्रभात खबर के कुछ न्यूज को भी आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, उससे भी आप लोग देख लें। झारखंड उच्च न्यायालय के द्वारा झारखंड लोक सेवा आयोग की छठी सिविल सेवा नियुक्ति में मेरिट लिस्ट रद्द करने और गलत करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई करने के आदेश से हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से हाईकोर्ट के इस आदेश को एलपीए में चुनौती देने की सैद्धांतिक सहमति प्रदान कर दी गई है। राज्य के महाधिवक्ता ने भी मामले को ऊपर ले जाने की बात कही है। छठी सिविल सेवा नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने से लेकर फाइनल लिस्ट जारी करने तक कुल 3 अध्यक्ष थे। नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने के समय अध्यक्ष के रूप में डीके श्रीवास्तव थे, उसके बाद विद्यासागर बने और अंत में सुधीर त्रिपाठी थे। लंबा समय तक चला था ना, 5-6 साल तक, इसे 3-4 अध्यक्ष हो ही जाएंगे। श्री त्रिपाठी 26 सितंबर 2020 तक अध्यक्ष रहे। वर्तमान में श्री त्रिपाठी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भी हैं। इस दौरान सचिव के रूप में मनोज कुमार झा थे। श्री झा की बेटी भी इस परीक्षा में शामिल हो रही थी, इसलिए सरकार ने उनका स्थानांतरण कर दिया था। इसके बाद आईएएस जगजीत सिंह सचिव बने। हालांकि श्री सिंह सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इसके बाद सचिव का प्रभाव रणेंद्र को मिला। हालांकि रणेंद्र भी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इसके बाद सचिव का प्रभार उस समय परीक्षा नियंत्रक रहे ज्ञानेंद्र कुमार को मिला। वर्तमान में ज्ञानेंद्र कुमार सचिव हैं, जबकि वर्तमान में परीक्षा नियंत्रक की जिम्मेदारी नीरज कुमारी को दी गई है। आयोग में ही कार्य कर रहे कई कर्मचारी भी परीक्षा में शामिल हुए थे, इस पर भी विवाद हुआ था। छठी सिविल सेवा नियुक्ति परीक्षा में आयोग में ही कार्य कर रहे कई कर्मचारी भी शामिल हुए थे, इस पर विवाद हुआ था। इसके बाद आयोग में कार्यरत 17 कर्मचारियों को छठी सिविल सेवा नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने तक अन्य विभागों में स्थानांतरण कर दिया गया था। जेपीएससी के किसी भी निर्णय में सदस्यों की भूमिका अहम होती है। छठी जेपीएससी की पूरी प्रक्रिया के दौरान सदस्य के रूप में फिदलिस्ट टोप्पो, एसपी सिन्हा, डॉक्टर AK चट्टेराज, डॉक्टर TN साहू, श्रवण साई और भगवान दास थे। इनमें डॉक्टर चट्टेराज को छोड़कर अन्य सभी सदस्य का कार्यकाल पूरा हो चुका है। जानकारी के अनुसार छठी सिविल सेवा परीक्षा में तत्कालीन सचिव रहे जगजीत सिंह के पुत्र भी परीक्षा में शामिल हुए थे। इसे देखते हुए श्री सिंह ने अपने को परीक्षा से अलग रख लिया था, लेकिन पुत्र के परीक्षा में शामिल होने के विवाद के कारण राज्य सरकार ने श्री सिंह का स्थानांतरण गृह व कारा विभाग में विशेष सचिव के पद पर कर दिया था। वहीं श्री सिंह के पुत्र ने भी आगे की परीक्षा छोड़ दी थी। इस प्रकार आप देख सकते हैं गलतियां तो बहुत सारी हुई हैं। इसी का परिणाम था कि फाइनल मेरिट लिस्ट को हाईकोर्ट रांची के द्वारा रद्द कर दिया गया था। अब 8 सप्ताह के अंदर जेपीएससी को फिर से एक नई मेरिट लिस्ट के साथ रिजल्ट जारी करनी है और हाईकोर्ट को रिपोर्ट करनी है। निश्चित रूप से हाईकोर्ट झारखंड का यह सकारात्मक निर्णय आगामी परीक्षाओं के लिए एक उदाहरण के रूप में काम करेगा और आप लोग अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से कीजिए, क्योंकि कोरोना के मामले धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं और जैसे ही सामान्य स्थिति होगी परीक्षाओं का दौर फिर से शुरू होगा। ठीक है, अभी कुछ समय मिला है, आप अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिए और जो जो कमजोरियां हैं उन्हें दूर करने का प्रयास कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी चैनल के बारे में बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।